अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो लोग परेशान हैं आप सबसे गुजारिश है कि उन लोगों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे। दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पसंद किया, मेरी स्टोरीज़ को लाइक किया और फिर भी आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरी स्टोरीज़ को ऐसे ही लाइक करते रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी स्टोरीज़ बर वक्त मिलती रहें। और आज की कहानी भी एक ऐसे घर के बारे में है जो आसेब ज़दा था, जहाँ पे ऐसे वाक़यात हुए जो बहुत खौफनाक थे रहने वालों के लिए। तो बिना वक्त को ज़ाया किए अब आपको लेके चलते हैं स्टोरी की तरफ। कुछ घर दिखने में तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा भारी साबित होते हैं। इसी तरीके का घर 2011 में हमें मिला था। 2011 में हम लोगों को घर की तलाश थी, बहुत से घर देख रहे थे। कभी कोई पसंद आता था, कभी कोई नहीं पसंद आता था। कोई ना कोई वजह थी जिसकी वजह से हमें घर मिलने में मुश्किलात हो रही थी। एक दिन हमें किसी ने बताया कि एक घर है, वो आप देख लें। हम उनके साथ गए। मालिक मकान चूँकि ऊपर ही रहते थे तो वहीं पे उनसे मुलाकात भी हो गई। उन्होंने हमें घर दिखाया। घर बहुत कुशादा था, हवादार था, साफ़ सुथरा था। घर हमें पसंद आ गया। हमने मालिक मकान से बात करी, वो लोग भी अच्छे थे। किराए की बात हुई और हम लोगों ने टोकन देकर, एडवांस देकर उस घर की चाबियां ले ली। फिर हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए और रहना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों ने उस घर को भी सेट कर लिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि उस घर का रकबा 7.5 मरले था और उसका नक्शा कुछ ऐसा था जैसे आजकल आम घर होते हैं। गैरेज, सीधे हाथ की तरफ ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च और पीछे 2 बेडरूम्स और उसके पीछे एक लॉन्ड्री एरिया या गली थी और एक बेडरूम का बाथरूम उस गली की तरफ था। किचन हमारा टीवी लाउंज के साथ ही था लेफ़्ट साइड पर। उस घर की बनावट भी कुछ ऐसी थी कि उसमें बहुत सारा सामान आसानी से आ जाया करता था। अलमारियाँ भी बहुत कुशादा थी। एक दिन अम्मी अलमारी के ऊपर वाले कंपार्टमेंट में कुछ सामान रख रही थी, स्टूल पे खड़ी हुई थी। मामू का बेटा जो उस वक्त 1.5-2 साल का था, वो हमारे साथ ही रहता था। अम्मी ने उसको तंग करने के लिए अम्मी ने कहा, समद मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। समद मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। कि अचानक अम्मी को किसी ने धक्का दिया और वो सीधी ज़मीन पर आके गिर गई। उन्हें चोट लगी, लेकिन शायद कि पैर फिसला होगा ये सोचकर बात को रफा दफा कर दिया। और इसी तरह हमारी फुप्पो जो हमारे साथ ही रहती हैं, उनको अक्सर आदत है कि वो देर रात तक जागती हैं और कभी चाय बनाकर पीती हैं, कभी खाना खाते हैं। अक्सर जब सब सो जाया करते थे तब भी वो जागा करती थी और अगर कभी कोई काम होता था तो वो रात के वक्त ही कर दिया करती थी, क्योंकि अक्सर हम लोग उनको काम से मना कर देते थे। इसी तरह एक रात की बात है कि उनका चाय पीने का दिल किया। उन्होंने चाय बनाई, चाय पी और फिर सोचा कि कुछ बर्तन जो हैं ये मैं धो देती हूँ, फिर जाकर लेट जाऊँगी। तकरीबन 3-3:30 का वक्त था। वो बर्तन धो रही थी। हमारे सिंक के सामने खिड़की थी जिसमें से गैरेज नज़र आता था। वो अपने ध्यान में बर्तन धो रही थी कि अचानक पीछे से किचन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और उनको किसी ने कहा कि बाजी बस कर दो, बर्तन सुबह धुल जाएंगे। और ये कहकर दरवाज़ा बंद हो गया। फुप्पो को लगा कि शायद वो हमारी अम्मी थी, क्योंकि हमारी अम्मी फुप्पो को बाजी कहती है। उन्होंने बाहर आकर देखा, किचन का दरवाज़ा खोला
टीवी लॉन्च में आई, वहाँ कोई भी नहीं था। उन्होंने अम्मी के कमरे में जाकर देखा तो अम्मी और अब्बू गहरी नींद सो रहे थे, और जब वो हमारे कमरे में आई तो हम भी सो रहे थे। ये देखकर फुप्पो बहुत डर गई और वो किचन के दरवाज़ा बंद करके लेट गई और सो गई। इस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया, लेकिन अक्सर हमारा कज़न जो छोटा हमारे साथ रहता था, वो अक्सर सुबह कहता था कि फुप्पो, पर्दे में से कोई झांकता है, पर्दे में से एक जिन अपनी गर्दन निकाल कर झांकता है और वो हमें देखता है। अम्मी ने सोचा कि शायद वो छोटा बच्चा है, इसलिए ऐसा होता होगा। लेकिन फिर एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि हम सब परेशान हो गए। उस वाक़ये ने हम सबको बहुत ज़्यादा डरा दिया था। रात को 1-1:30 बजे का वक्त था। चाचा का फ़ोन आया हुआ था। फुप्पो उनसे बात कर रही थी, और जब भी चाचा का फ़ोन आता था तो तकरीबन फुप्पो आराम से 2-3 घंटे बात करती थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। फुप्पो बात कर रही थी, वक्त का पता नहीं चला कि कब 2-2:30 बजे रात को लाइट चली गई, लेकिन वो ड्राइंग रूम में बैठकर बात करती रही। बात करते करते यूपीएस भी डेड हो गया और घर में पूरे अंधेरा हो गया। रात के 3:30 पौने 4 बजे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई, तो फुप्पो ने सोचा कि अब जाके लेटती हूँ। घर इतना बड़ा नहीं था, और जिस घर में इंसान रहता है उसको अंदाज़ा होता है कि मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ पर जाना है। फुप्पो उठी, ड्राइंग रूम से सिर्फ टीवी लॉन्च क्रॉस करके उनको अपने कमरे तक आना था। वो अंधेरे में चलती रही, कभी इस दीवार को पकड़ती, कभी उस दीवार को पकड़ती। किचन के दरवाजे को थामा, उन्हें समझ आई कि ये किचन है, इसके साथ ही कमरे का दरवाज़ा है। लेकिन फिर वहाँ पे दीवार थी, और वो दीवार पकड़ के तकरीबन चलती रही। उन्हें कमरा नहीं मिला, यहाँ तक कि वो थक हार कर बैठ गई और रोने वाली हो गई कि अल्लाह, ये मैं कहाँ हूँ। लेकिन उनको कमरे का रास्ता नहीं मिला। फिर जब सुबह फजर का वक्त हुआ, अज़ानें शुरू हुई। अज़ानों के वक्त लाइट आई तो उन्होंने देखा कि वो अम्मी अब्बू के कमरे में उनके बेड के पास ज़मीन पर बैठी हैं, जबकि वो 1.5 से 2 घंटे उस 7.5 मरले के घर में न जाने कहाँ कहाँ पैदल चलती रही। अक्सर वहाँ हमें शिकायत रहती थी कि रात को 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद ऊपर से उछलने कूदने की आवाज़ें आती थी, जैसे कोई भाग रहा हो, बर्तन इस्तेमाल कर रहा हो, कुर्सियाँ खींच रहा हो, फर्नीचर के हिलने की आवाज़ें आती थी। हम बहुत ज़्यादा जब डिस्टर्ब हुए तो हमने अपने मालिक मकान को कहा कि आप लोग रात को बच्चों को समझाएं कि कम से कम ऐसे मत किया करें, भागा तोड़ा ना करें। तो उन्होंने कहा बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है तो वो रात को 10 बजे सो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह 6 बजे उठना होता है, और हम लोग सुबह ऑफिस जाते हैं, दोनों मियाँ बीवी, तो इस वजह से हम लोग भी जल्दी सो जाते हैं, तो हमारी तरफ से कोई शोर नहीं होता। और इसी किस्म की शिकायत हमारे साथ वालों को हमारे से थी, क्योंकि हमारे घर बिल्ली आती थी, हम उसको वैसे ही दूध डाल दिया करते थे, तो वो अक्सर रात को हमारे पीछे लॉन्ड्री वाले एरिया में गली में बोला करती थी। तो एक दफ़ा हमारी पड़ोस से आंटी आई, उन्होंने कहा कि मेरे शौहर की तबीयत ख़राब रहती है और रात को ये बिल्ली बोलती है तो उनको उलझन होती है, तो मेहरबानी आप अपनी बिल्ली को बंद रखा करें। अम्मी ने कहा कि वो बिल्ली हमारी नहीं, बाहर से आती है, बहरहाल हम उसको भगा देंगे। अम्मी ने उसको भगा दिया। उसके बाद हमें पीछे गली से
अक्सर ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे कोई शदीद दर्द में करा रहा हो, तकलीफ़ में हो। हमने अपनी अम्मी से जब ये कहा, घर में बात करी, तो उन्होंने कहा कि शायद साथ वाले अंकल हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, तो शायद उनकी आवाज़ ना होती हो। लेकिन ये आवाज़ अक्सर 2 से 3 के दरमियान रात को आती थी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उन अंकल का इंतकाल हो गया, लेकिन उनके इंतकाल के बाद वो आवाज़ फिर भी आती थी, जैसे कोई शदीद तकलीफ़ में, अज़ियत में करा रहा हो। हमने अपनी अम्मी को कहा कि आप आवाज़ सुने, आती है। जब हमने 2-3 दिन तक उनको सुनाया, लेकिन वो आवाज़ ना आई। एक दिन 2:30 बजे हमने उनको कहा, आज आवाज़ आएगी, आप सुनिएगा। वो हमारे कमरे में बैठी रहीं, लेकिन उन्होंने कोई आवाज़ ना सुनी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम लोगों का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो वॉशरूम चली गई। अभी वॉशरूम गए उनको तो कुछ वक्त ही हुआ था कि इतनी भयानक कराहने की आवाज़ आई कि वो डर के मारे वॉशरूम से बाहर आ गई और कहने लगी कि नहीं, तुम लोग सच कह रहे थे। और इसके बाद अम्मी अब्बू को भी महसूस होना शुरू हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उस घर में रहते रहते हमारे माली हालात बहुत ख़राब हो गए, कारोबार बहुत डाउन हो गया और मेरी बहन की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी, इतनी ख़राब कि वो इंतहाई कमज़ोर हो गई, उसके पैरों में ज़ख़म हो गए। फिर हमने सोचा कि शायद कोई और वजह हो, लेकिन फिर अम्मी अब्बू ने कहा कि हमें घर बदल लेना चाहिए। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हमने फ़ौरन उस घर को बदलने का फ़ैसला कर लिया। एक रात अम्मी पढ़ाई कर रही थी, फजर से पहले का वक्त था, घर में सब सो रहे थे। अम्मी बैठी पढ़ाई कर रही थी, तस्बीह पढ़ रही थी कि उनकी कमर पे किसी ने हाथ लगाया, उनको छुआ। तो अम्मी को लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब दूसरी दफ़ा हुआ तो अम्मी को लगा कि शायद अब्बू डराने की कोशिश कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। लेकिन जब तीसरी दफ़ा हुआ तो अम्मी उलझन से पीछे पलटी और ज़ोर से बोली कि क्या मसला है, कौन है। और जब पीछे देखा तो अब्बू बेखबर नींद में सो रहे थे और वहाँ कोई भी नहीं था जो अम्मी को तंग करता। ये देखकर अम्मी ने अपनी पढ़ाई छोड़ी और अम्मी भी लेट कर सो गई। और उसके बाद फ़ौरन हमने घर देखना शुरू किया और उसके बाद हमने अपना घर बदल लिया और उसके बाद हम दोबारा कभी भी वहाँ पर नहीं गए। ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप अपने साथ हुए वाक़यात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप wk.stories.official@gmail.com पर अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हैं। आपकी स्टोरीज़ का, आपकी ईमेल्स का मुंतज़िर रहूँगा। जब अगली स्टोरीज़ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।